एपिसोड 28 की स्टार्टिंग में हम इन सभी ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि उस लोकेशन के सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रहे होते हैं जहां डोक्योंग ने सेओनजोन को बुलाया था। इधर जैसन सेओनजोन से नाराज होता है बिकॉज सेओनजोन ने उसे झूठ बोला था। देन सेओनजोन जैसन को सॉरी बोलती है लेकिन जैसन उससे काफी नाराज था। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्या करती, जिस पर सेओनजोन कहती है कि डोक्योंग ने ही मुझे बिना किसी को बताए आने के लिए कहा था, वरना वो लीजुन को मार देता और मैं सिर्फ लोगों की जान बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें झूठ बोलकर वहां गई थी। साथ ही साथ सेओनजोन ये भी कहती है कि डोक्योंग सभी को मारना चाहता है और अब वो किसी की भी बात नहीं मानेगा। देन जैसन उसे कहता है कि डोक्योंग को अब पता चल चुका है कि मैं तुम्हारी मौत नहीं देख सकता। अब ये सुनते ही सू जैसन को पूछता है कि अगर तुम वाकई सेओनजोन की मौत नहीं देख सकते तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि डोक्योंग ही सेओनजोन को मारेगा, जिस पर जैसन बताता है कि बचपन में जब मैंने डोक्योंग की मौत देखी थी तो उस मोमेंट में उसने मुझे एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर होस्टेज किया होगा। उस टाइम वो मेरे कान में एक बात बोलता है कि जब मैं अपने किसी को खो दूंगा तब मुझे पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है और मुझे सेओनजोन कभी नहीं मिलेगी। लेकिन उस टाइम मैं समझ ही नहीं पाया कि सेओनजोन कौन है और इस बारे में सोचकर ही मैं अपने पेरेंट्स से दूर चला आया था ताकि मेरी वजह से मेरे किसी अपने की मौत ना हो। साथ ही साथ जैसन ये भी बताता है कि जिस बिल्डिंग पर डोक्योंग ने मुझे होस्टेज किया होगा वहाँ तुम लोगों में से कोई भी नहीं होता। उस बिल्डिंग पर बाकी सभी डिटेक्टिव थे और डोक्योंग की माँ भी थी। खैर आगे लोग वापस अपने ऑफिस जाते हैं जहाँ जैसन की मुलाकात किमसन से होती है। देन किमसन जैसन को वो डायरी देते हुए कहती है कि डोक्योंग ने ये डायरी तुम्हारे लिए छोड़ी है और तुम डोक्योंग को कैसे जानते हो, क्या तुम उसके दोस्त हो? लेकिन जैसन इस पर कोई जवाब नहीं देता बल्कि वो किमसन को पूछता है कि क्या आपने ये डायरी पढ़ी है और क्या इस डायरी में डोक्योंग ने अपनी मौत जानने के बाद किसी दर्द का जिक्र किया है, जिस पर किमसन कहती है कि हाँ, मेरे बेटे को किसी ने उसकी मौत के बारे में बताया है। देन जैसन कहता है कि मैंने ही उसे उसकी मौत के बारे में बताया था। मुझे नहीं पता कि डोक्योंग ये डायरी मुझे क्यों देना चाहता था और उस कार एक्सप्लोजन के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। जिसके बाद रात को जैसन घर जाकर इस डायरी को रीड करता है जिसमें डोक्योंग ने जैसन का जिक्र करते हुए लिखा था कि 20 साल पहले एक लड़के ने मुझे मेरी मौत के बारे में बताया कि मैं पुलिस के सामने सुसाइड कर लूंगा। उस टाइम मुझे लगा कि मानो ऊपर वाले ने खुद उस लड़के को मुझे ये बताने के लिए भेजा हो ताकि मैं गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर चलूं। लेकिन कभी कभी मैं उस लड़के की बातों को याद करके काफी डर जाता था और अब जब 20 साल बाद मैं उस लड़के से दोबारा मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जिस मौत से मैं भागने की कोशिश कर रहा था मानो वो मौत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो। उस टाइम मुझे ये भी लगा कि जैसे ऊपर वाला मुझे बता रहा हो कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। हालांकि मैंने सही रास्ता अपनाने की बहुत कोशिश की लेकिन न जाने क्यों मैं बार बार गलत रास्ते पर ही चले जा रहा हूँ। मैंने कभी भी सेओनजोन को मारने के बारे में नहीं सोचा बल्कि मुझे लगता था कि शायद मैं सेओनजोन के सामने ही सुसाइड करूंगा। मैंने सेओनजोन के अलावा कभी भी किसी को भी अपने करीब नहीं सोचा लेकिन सेओनजोन भी मुझे नहीं समझ पाई और अब एट लास्ट मेरी जिंदगी दुख और तन्हाई से भरी हुई है, तुम ये बात याद रखना। अब ये सब रीड करके जैसन को काफी बैड फील होता है एंड देन वो डोक्योंग के पास मेल करता है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब मिनजाए को जेल हो जाती है और इधर सभी ऑफिसर्स लीजुन और येजी को फाइंड करने में लगे हुए थे लेकिन उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि डोक्योंग भी कहीं गायब हो चुका था और न ही उसने जैसन की मेल का कोई जवाब दिया था। इसी बीच पुलिस को डोक्योंग की कार भी मिल जाती है जो कि पिछले काफी दिनों से पार्किंग में खड़ी हुई थी लेकिन डोक्योंग का कोई पता नहीं था। अब फाइनली सेरेमनी में सिर्फ 3 दिन रह जाते हैं एंड जैसन सहित सभी ऑफिसर्स उसी ऑडिटोरियम में मायूस खड़े होते हैं बिकॉज जैसन के अकॉर्डिंग ये सभी सेरेमनी वाले दिन मरने वाले थे। इसी बीच हान जैसन को कहता है कि पता नहीं तुम हमारी मौत क्यों नहीं देख पा रहे लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। डोक्योंग को मारने के लिए तुम्हारा इंटेंशन एक क्राइम था लेकिन अगर तुम हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो तो हम जिंदा रहने के बाद तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे, इसलिए तुम चिंता मत करना और अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो हम डोक्योंग को जरूर पकड़ पाएंगे। जिस पर जैसन कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम लोगों की मौत याद करने की ताकि हम डोक्योंग को रोक पाए, इसलिए चलो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अब ये सभी थोड़ा मोटिवेट फील करते हैं और एक साथ ग्रुप सेल्फी लेते हैं। इधर चीफ नैम सेओनजोन के फादर डोंगचुल की ग्रेव पर जाता है और यहाँ नैम काफी रिग्रेट फील करता है बिकॉज ये लोग काफी प्रॉब्लम में थे और कहीं ना कहीं सारी गलती नैम की ही थी। अगर वो पिल्डो के अगेंस्ट फेक एविडेंस ना बनाता तो आज बात इतनी ना बिगड़ती। जिसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि बैंक जाकर कैशियर को अपनी सारी सेविंग्स अपनी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है और कुछ पैसे अपने खर्च के लिए निकालने का बोलता है। हालांकि कैशियर उसे कहता है कि तुम अपनी शादी के लिए भी कुछ पैसे बचा लो लेकिन सू कहता है कि अगर मैं शादी से पहले ही मर गया तो क्या होगा। अब इसी बैंक में हम जय को भी देखते हैं जो कि बैंक मैनेजर को कॉल करके पूछता है कि अगर मैं ऑन ड्यूटी मर जाता हूँ तो मेरी फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी। खैर आगे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो जय सू को कहता है कि मुझे लगा था शायद तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगे, जिस पर सू कहता है कि मैं पैसे लेने के लिए यहाँ आया था। देन ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं लेकिन फिर
इन दोनों की मुलाकात एक रेंटेड कार शोरूम में होती है, जहां ये दोनों ही सुपर कार रेंट पर लेने के लिए आए थे। दरअसल ये दोनों ही एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते थे, लेकिन दोनों ही की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए दोनों ही एक ही गाड़ी लेकर रोड पर निकल जाते हैं और काफी मस्ती करते हैं। हालांकि फास्ट स्पीड के कारण इनका चालान भी हो जाता है, लेकिन ये दोनों मरने से पहले काफी मस्ती करना चाहते थे। यही नहीं, सू तो उस ट्रैफिक ऑफिसर्स को भी साथ बैठने के लिए कह देता है। इधर हम जूइल को देखते हैं जो कि यहाँ से कहीं दूर जा रहा था। दरअसल जूइल उस बॉम्ब अटैक में नहीं मरना चाहता। इसी बीच जूइल के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है, जो कि उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन जूइल उसे कह देता है कि मैं पहाड़ों में बसने के लिए जा रहा हूँ और अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो उसे कह देना कि मैं मर गया। ये कहकर जूइल कॉल कट कर देता है और एक बस में बैठ जाता है। जिसके बाद हम ऑफिसर हान को देखते हैं, जो कि अपने फोन में एक क्राइम डिवीजन की फीमेल डिटेक्टिव सू ह्यून की फोटो देख रहा होता है। तभी सू ह्यून उसके पास आती है और उसे कह दिया है कि मुझे सेओनजून ने बताया है कि सेरेमनी वाले दिन तुम मर जाओगे। जिस पर हान काफी रूडली बोलते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और क्या तुम मुझसे और कुछ कहना चाहती हो। लेकिन इतना सुनते ही सू ह्यून नाराज होकर बाहर चली जाती है। देन हान फटाफट उसके पीछे जाता है और देखता है कि सू ह्यून रो रही थी। अब ये देखकर हान उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शो नहीं करते। इधर सेओनजून जैसन के लिए उसके घर में ही एक थिएटर प्रिपेयर करती है और उसके लिए एक एनिमेशन मूवी चलाती है, बिकॉज जैसन ने आज तक कोई भी मूवी नहीं देखी थी। अब ये दोनों साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं और तभी जैसन के फोन पर उस मेल का रिप्लाई आता है जो कि उसने डूक्योंग के पास की थी, जिसमें लिखा था कि मैं अब भी नहीं जानता कि मैं तुम्हें क्यों मार दूंगा। दरअसल डूक्योंग को लगता है कि शायद सेओनजून ने ही उसके पास मेल की थी, बिकॉज जैसन ने उस टाइम न्यू ईमेल से डूक्योंग को मेल की थी। अब ये देखकर सेओनजून जैसन को कहती है कि तुम उसे मुझसे मिलने के लिए कहो, अगर वो मुझसे मिलने के लिए आया तो हम उसे सेरेमनी से पहले ही पकड़ लेंगे। लेकिन जैसन ऐसा करने से मना कर देता है, बिकॉज ये सेओनजून के लिए काफी रिस्की हो सकता है। हालांकि सेओनजून जैसन को मनाते हुए कहती है कि मैं डूक्योंग को कहूंगी कि मैं अकेली आई हूँ, लेकिन मैं पूरी टीम के साथ जाऊंगी और हमारे पास सिर्फ एक यही रास्ता है उसे पकड़ने का। लेकिन काफी कोशिश करने पर भी जैसन नहीं मानता। देन अगले दिन क्राइम डिवीजन की पूरी टीम जैसन के घर पहुंच जाती है, बिकॉज सेओनजून ने इन्हें बता दिया था कि डूक्योंग ने जैसन के पास मेल की है। लेकिन कोई भी इस बात से एग्री नहीं था कि सेओनजून डूक्योंग से दोबारा मिले। हालांकि सेओनजून इन्हें काफी समझाती है कि उनके पास ये एक लास्ट चांस है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी सेओनजून के फोन पर डूक्योंग की कॉल आती है, जो कि सेओनजून को कहता है कि अगर जैसन तुम्हारे साथ है तो तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देना। लेकिन सेओनजून झूठ बोल देती है और मैंने अभी तुम्हारी मेल देखी। देन सेओनजून उसे मिलकर बात करने के लिए कहती है, जिस पर डूक्योंग कहता है कि ठीक है, तुम उसी स्क्वायर में आ जाना जहाँ तुम पहले आई थी, और हाँ इस बार बिल्कुल अकेली आना वरना अच्छा नहीं होगा। तभी जैसन सेओनजून के हाथ से फोन छीन लेता है, लेकिन डूक्योंग कॉल कट कर देता है। देन सेओनजून कहती है कि अगर डूक्योंग को पता चल गया कि मैं टीम के साथ आई हूँ तो हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जैसन इसके लिए राजी नहीं था। वो सेओनजून से नाराज होकर बाहर चला जाता है, पर फिर सेओनजून उसे विश्वास दिलाती है कि उसे कुछ नहीं होगा और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो वहां से भाग जाएगी। और फाइनली जैसन मान जाता है, लेकिन वो सेओनजून को कहता है कि प्रॉमिस करो तुम उस स्क्वायर से बाहर नहीं जाओगी, चाहे डूक्योंग तुम्हें कितना ही फोर्स करे, लेकिन तुम उस एरिया से बाहर मत निकलना। देन सेओनजून प्रॉमिस करती है और फिर अगले दिन वो उस स्क्वायर में पहुंच जाती है, जहां बाकी टीम मेंबर्स भी छिपे हुए थे। सेओनजून के कान में एक ईयरफोन लगा हुआ था, जो कि जैसन के ईयरफोन से कनेक्ट था। तभी डूक्योंग सेओनजून के पास कॉल करता है और उसे स्क्वायर के ऑपोजिट साइड आने के लिए कहता है। अब ये सुनते ही सेओनजून उधर जाने लगती है। हालांकि जैसन उसे मना करता है, लेकिन सेओनजून उसकी एक नहीं सुनती और डूक्योंग के बताए हुए रास्ते को फॉलो करने लगती है। अब ये देखकर जैसन भी उसके पीछे पीछे जाता है और इधर डूक्योंग सेओनजून को स्क्वायर से बाहर रोड पर बुला लेता है, जहां सेओनजून को पिक करने के लिए एक टैक्सी ऑलरेडी खड़ी हुई थी। तभी जैसन भी यहाँ आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो सेओनजून को रोक पाता। सेओनजून उस टैक्सी में बैठ जाती है, जिसके बाद जैसन और बाकी टीम मेंबर्स भी उस टैक्सी को फॉलो करते हैं और इधर सेओनजून एक अबेंडेंड बिल्डिंग में पहुंचती है, जहां डूक्योंग उसे सेकंड फ्लोर पर आने के लिए कहता है। अब जैसे ही सेओनजून ऊपर जाती है तो डूक्योंग एकदम से सेओनजून के कान में लगे उस ईयरफोन को निकालकर उसे तोड़ देता है। हालांकि सेओनजून उसे गन पॉइंट करती है, लेकिन डूक्योंग उसे कहता है कि अब तुम वाकई में अकेली हो, एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद बाकी लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं, जिस दौरान जैसन को वो टूटा हुआ ईयरफोन मिलता है। साथ ही साथ इन्हें एक चेयर भी मिलती है और वहीं दूसरी ओर हम लीजुन को उसी टैक्सी में देखते हैं जिसमें सेओनजून बैठी थी, और ये टैक्सी का ड्राइवर लीजुन को उसके ऑफिस की ओर ले जा रहा था। इधर हम येजी को देखते हैं, जिसके ऊपर भी बम लगा हुआ था और वो उस जेल में जा रही थी जहाँ लीजुन की वाइफ जीवोन बंद है। एंड देन हम देखते हैं कि डूक्योंग ने सेओनजून को एक कॉफिन में दफन किया हुआ है और उसके पास एक फोन भी पड़ा हुआ था जिसमें किसी की कॉल आ रही थी। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।